Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ विशेष चर्चा करने जा रहा हूं, एक विशेष मुद्दे के बारे में, एक विशेष स्थान के बारे में और एक विशेष स्थल के बारे में, यानी कि एक मंदिर के बारे में जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। आप कहोगे सर, ये विरूपाक्ष मंदिर में क्या है, किस तरीके का है, ये मंदिर है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दिमाग में मंदिर की कल्पना आते ही हमारे मन में घंटियां गूंजती हैं, पूजा अर्चना, देवी देवताओं की मूर्तियां या वहां का एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आता है और एक ऐसा माहौल हमारे दिमाग में आता है जिसे हम एक आध्यात्मिक वातावरण कह सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जो केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं था? क्या कोई भारत में एक ऐसी जगह हो सकती है जो केवल श्रद्धा का, आध्यात्मिकता का केंद्र ना हो, बल्कि वह एक विज्ञान का जीवंत उदाहरण हो, जीवंत प्रमाण हो? यस, ये है आपका कर्नाटक के हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, यानी कि जो 1400 वर्षों से लगातार अनवरत जहां पर पूजा अर्चना होती आ रही हो, जिसने चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल और संगम वंश के शासकों का पूरा एक इतिहास क्रम जिसने देखा हो, जिसने समझा हो और उसके उत्थान पतन को उसने देखा हो, उसने वो उन सारी उत्थान पतन का गवाह रहा हो और साथ के साथ तब से लेकर के अब तक लाखों श्रद्धालु हर साल वहां पर अपनी पूजा अर्चना करते हों। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, विरूपाक्ष मंदिर के धर्म और इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मैं बात करने जा रहा हूं उसके एक ऐसे मंदिर, ज्ञान विज्ञान के केंद्र के रूप में। यस दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उसी परिप्रेक्ष्य में, साथ के साथ एक चीज में चर्चा और करूंगा और वो है आपका कि ये चर्चा में इस समय क्यों रहा है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। और इसको करने से पहले इसका मतलब है कि मैं इसमें आप लोगों को दो चीजें स्पष्ट तौर पर, दो से तीन चीजों में स्पष्ट तौर पर आज की क्लास को मैं डिवाइड करूंगा। एक, पहला तो हम बात करेंगे कि यह चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में क्यों है, मैंने इसी को क्यों चुना। दूसरा, मैं करूंगा इसका परिचय के बारे में कि भाई इसके बारे में हम जान लें कि मूलभूत मंदिर के तौर पर इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका विकास किसने किया, इसकी शैली क्या है। तीसरी चीज करूंगा मैं जो इसकी महत्वपूर्ण चीज है कि ये एक विज्ञान का केंद्र क्यों है, व्हाई इट इज अ सेंटर ऑफ द साइंस, विज्ञान का केंद्र क्यों है। और इसके अलावा मैं चौथी बात और भी करूंगा जो आप लोगों से बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो सकती है, वो है एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी था। ये केवल विज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी, आर्थिक केंद्र भी था। मैं उस पहलू की भी चर्चा करूंगा, साथ के साथ कुछ ऐसी चीजों की चर्चा करूंगा जो बिल्कुल अनसुनी है। यस माय डियर, अनसुने पहलू, अनसुनी विशेषताएं, अनसुनी कहानियां। यस, मैं इन पांच चार चीजों पर आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। एक एक करके हम सभी चीजों को हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या कैसे है, किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में विज्ञान के संदर्भ में कि जिसे हम कह सकते हैं कि समस्त ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी कि ये हमारे आज की चर्चा का मूल बिंदु होगा कि ये ब्रह्मांड का केंद्र कैसे है, विज्ञान इसमें क्या है, किस तरीके से है, क्या ऐसा और भी कोई मंदिर है या इसको विशिष्ट तौर पर इसी तरीके से बनाया गया या ऐसा विज्ञान की चीजें थी या विज्ञान का केंद्र था, बाद में मंदिर बनाया गया। यस, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहले चर्चा करते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। देखिए, चर्चा में क्यों है कि इसमें जो मंदिर है, मंदिर में प्रवेश द्वार हैं कई सारे। उनमें जो पूर्वी प्रवेश द्वार है जिसे हम गोपुरम कहते हैं दक्षिण भारत की शैली में, उस गोपुरम के निकास पर जो एक कुछ कमरे वमरे बने होते थे, उसको
क्या किया, एनक्रोचमेंट कर लिया गया, उसको एक तरीके से ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया, जबकि ये साइट यूनेस्को की साइट है, ये साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। उसके बाद भी वहां पर लोगों ने अपने ऑफिस बना लिए। यस, 2024 में मुख्य पूर्वी गोपुरम के मंडप का कार्यालय के रूप में अवैध तरीके से उपयोग किया जा रहा था और इस पर एएसआई ने कार्रवाई की और उसके अंदर निर्मित अवैध जो दीवारें हैं उनको हटा दिया गया और यह कहा गया क्योंकि यह विश्व धरोहर स्थल है आपका यूनेस्को का, संरचनात्मक अखंडता और उसकी गरिमा की बहाली करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका प्रबंधन एएसआई के पास है और एएसआई इस प्रकार की गतिविधियों पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये इस तरीके से आपका चर्चा में रहा और तो मैंने जब चर्चा में रहा तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों को इसकी ऐसी चीजें बता दूं जो आप लोगों ने शायद कभी ना सुनी हो, ना कभी जानी हो। यस, अनोखी विशेषताएं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आप में से जो सभी छात्र मेरे गाइडेंस में, मेरी अडन गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो उनको ऑप्शनल में 300 प्लस नंबर चाहिए और ये आपको इतिहास वैकल्पिक विषय ही दे सकता है। तो 300 प्लस अंकों के लिए सरल और सहज तरीके से कहानी के रूप में याद करके अच्छे तरीके से लिख करके पढ़ाने की, समझाने की और आंसर राइटिंग के माध्यम से अंक दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अब आप इसके लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 25 तारीख से। अभी अपनी सीटें फिक्स कर लीजिए, लिमिटेड सीटें हैं और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर आप यहां पे करना चाहें तो यहां भी कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें डिस्काउंट लेने के लिए एमके लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको बैच मिल जाएगा 14,999 रुपए में। तो जल्दी कीजिए, इसमें सभी कुछ इंक्लूड है, लाइव क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, आंसर राइटिंग भी है, पी/क्यूज भी है, हैंड रिटन मटेरियल भी है, सारी चीजें, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप मेरी तो है ही। इसके अलावा आप सामान्य अध्ययन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस का 2027, 2028, 2029 के लिए, बिल्कुल इस समय का यूपीएससी का जो मॉडल चल रहा है उसके अनुसार बिल्कुल स्मार्ट मॉडल पर हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय आपका इवनिंग हिंदी बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट है 10 जून। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे कोड के माध्यम से बैच की स्टार्टिंग होती है 9,999 रुपए में, एम के लाइव कोड के माध्यम से। तो जल्दी कीजिए, मेरी गाइडेंस में रह करके आप तैयारी करना चाहते हैं। और मेरी गाइडेंस क्यों, ये देखिए, ये है मेरी गाइडेंस का असली जो उद्देश्य है। यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लेने के बाद 3 बार आईएएस का इंटरव्यू देने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग सेलेक्ट हों, आपको ट्रू गाइडेंस मिले, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए कि नंबर अच्छे कैसे लाए जा सकते हैं। यस, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, कोड इस्तेमाल करके मेरा एडमिशन ले सकते हैं, अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं इस समय। और बाकी कोई भी डाउट होता है तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरी मेल आईडी, टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सएप नंबर है और ये है मेरा टेलीग्राम बारकोड जिसके थ्रू आप डायरेक्ट स्कैन करके सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पहले इसके बैकग्राउंड को लेकर के। आपका जो मंदिर है, मंदिर का बैकग्राउंड, यह है आपका मंदिर और यह है आपकी तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी का दक्षिणी किनारा हम्पी, एक देखा जाए तो किसी समय यह विजयनगर क्षेत्र कहलाता था, विजयनगर साम्राज्य, और उसमें हम्पी जगह है, ये रहा। वहीं पर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है आपका ये मंदिर जिसे हम विरूपाक्ष मंदिर कहते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, ये रहा, ध्यान रखिएगा। और 7वीं सदी में से लेकर के आज तक वहां पर अनवरत पूजा होती चली आ रही है, विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है ना, ध्यान रखना। इस विरूपाक्ष मंदिर को एक नाम और भी जानते हैं जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए, पंपापति मंदिर। पंपापति मंदिर भी इसको कहते हैं। अब ये इसका मतलब क्या है, कैसे है, किस तरीके से है? देखिए, ऐतिहासिक नगर है, इसमें कोई शक नहीं है। महत्वपूर्ण मंदिर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। बात ये आती है कि ये है कौन, विरूपाक्ष कौन है, क्या है, किस तरीके से है। तो आपको बता दें, विरूपाक्ष और पंपा ये आपकी तुंगभद्रा नदी की देवी हैं पंपा, और विरूपाक्ष शिव के एक रूप हैं, शिव के एक रूप विरूपाक्ष, जिन्हें हम पंपापति भी कहते हैं। इसी वजह से पंपा जो है, ध्यान से सुन लीजिएगा, पंपा
आपके ब्रह्मा जी को जानते हैं आप लोग? क्यों भाई? ब्रह्मा जी को जानते नहीं? पंपा ब्रह्मा जी के पुत्र शतरूप की बेटी है, सतरूप की पुत्री है पंपा। और तुंगभद्रा नदी की देवी, तुंगभद्रा नदी की देवी है, ये रहे, ठीक है ना। तुंगभद्रा नदी की अधिष्ठात्री देवी। इन्होंने क्या किया कि शिव से विवाह करने के लिए इन्होंने विशेष पूजा अर्चना की थी, यहां पर घोर तपस्या की। बाद में शिव ने यहां पर उनसे विवाह किया, उनकी तपस्या से खुश होकर के। लेकिन कैसे? एक्चुअली में विरूपाक्ष का मतलब होता है विशेष, विरु मतलब विशेष, और पक्ष अक्ष मीस, विरूप मतलब असे विशेष, और अक्ष मीस आंख, विशेष आंखों वाला, यानी कि भगवान शिव के त्रिनेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। ये रहा आपका त्रिनेत्र का कंसेप्ट, ये रहा। तो विरूपाक्ष का मतलब भगवान शिव के विशेष नेत्र, यानी कि त्रिनेत्र का रूप है, त्रिनेत्र का प्रतीक है। और उसी प्रतीक से यहां पर इस जगह पर भगवान शिव ने पंपा देवी से विवाह किया था, इसीलिए इसको विरूपाक्ष मंदिर कहा जाता है, या पंपापति पूरा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पंपा नदी का आसपास का पूरा उस देवी का क्षेत्र है। और इसकी चर्चा आपने एक जगह और सुनी होगी, वो मैं आपको आगे जाकर के भी बताऊंगा, अभी भी सुन लीजिए। रामायण में आप लोगों को पता होगा कि जब सीता का हरण हो जाता है और सीता को रावण हर के लेके जा जाता है, तो राम और लक्ष्मण दोनों ढूंढते हुए चले जाते हैं। तो यही वो क्षेत्र है जहां पर राम और लक्ष्मण को सुग्रीव और हनुमान जी मिले थे, पंपापति क्षेत्र में। पंपापति क्षेत्र के ही शासक माने जाते थे सुग्रीव और बाली। किष्किंधा जो आप देखते हैं ना, वो सारी चीजें वो यहीं के आसपास की सारी चीजें हैं कुल मिलाकर के। तो यहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए भी ये काफी प्रसिद्ध है, सारी चीजें हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से। अब बात करते हैं इसके मंदिर के निर्माण को लेकर के। देखिए, मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों, 7वीं सदी में इसका प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से मान के चलिए, पूजा अर्चना शुरू हुई थी। 7 से लेकर 9वीं सदी में चालुक्य शासक थे, 12वीं, वो आपके बादामी के चालुक्य शासक। उन्होंने यहां पर एक पूजा अर्चना की, छोटे शैव तीर्थ के रूप में इसकी शुरुआत की। देखें, छोटा शैव तीर्थ इसको बनाया, ये रहा 7वीं सदी में बादामी के चालुक्यों ने, कुल मिलाकर के। बाद में जाकर के इसे सोचिएगा, राष्ट्रकूट शासकों ने 8वीं 9वीं सदी में इस मंदिर का विस्तार किया। ध्यान रखना, राष्ट्रकूटों ने इसे मंदिर का विस्तार किया, राष्ट्रकूट शासकों ने 9वीं सदी के आसपास में जाकर के, चालुक्यों ने, और अपना शिलालेख भी लिखवाया कुल मिलाकर के। उसके बाद जाएंगे तो 11वीं 12वीं सदी में होयसल आ गए और मंदिर का स्थापत्य विकास, मूर्ति कला की परंपरा का यहां पर विकास किया, यानी कि मंदिर को स्थापत्य तौर पर प्रॉपर तरीके से इसको विकसित किया। ये रहा, एक प्रॉपर तरीके से रूप दिया होयसल शासकों ने। होयसल के बारे में तो जाना ही होगा आपने, तो ये रहा। उसके बाद चले जाइए 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य, संगम वंश, हरिहर और बुक्का, ये रहे, इन्होंने इस मंदिर को अपने संरक्षण में ले लिया। ये रहा अपना संरक्षण, ये रहा कुल मिलाकर के हरिहर और बुक्का ने मंदिर को राजकीय संरक्षण में, आज अब ये राजा के संरक्षण के अधीन रहेगा कुल मिलाकर के। उसके बाद आ जाइए 15वीं सदी में ही उसी वंश के देवराय सेकंड ने इस मंदिर परिसर का विस्तार किया, ये रहा। और इसका जो पूर्वी गोपुरम है 160 फीट ऊंचा, यानी कि गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, ये रहा। और प्रवेश द्वार को इन्होंने 160 फीट ऊंचा बनवाया, यानी कि मुख्य मंदिर से भी बहुत ऊंचा। और ध्यान रखिएगा, विजयनगर शासकों की सबसे महत्वपूर्ण देन यही थी कि उन्होंने मंदिर के शिखर से ज्यादा ऊंचे उन्होंने प्रवेश द्वार बनवाए, गोपुरम का निर्माण करवाया। ये उनकी पहचान है, क्योंकि शिखरों को विशाल बनाने की जो परंपरा थी वो चोलों की थी। तो चोलों से और ऊंचा विशाल शिखर तो बना नहीं सकते,
इसलिए इन्होंने गोपुरम को ऊंचा बनाने की कोशिश की और ये इसकी विशेषता है इस मंदिर की पूर्वी प्रवेश द्वार। और ध्यान रखना, यही पूर्वी प्रवेश द्वार है जिस पर एनक्रोचमेंट हुआ है, यानी कि वो देवराज सेकंड के समय में निर्माण हुआ। और उसके बाद आगे जाकर के तुलुप वंश के कृष्णदेव राय आए और कृष्णदेव राय ने यहां पर 100 स्तंभों वाला केंद्रीय रंग मंडप, या इसको सत मंडप भी कहते हैं, सत मंडप भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। ये रहा पूरा का पूरा मंडप और स्वर्ण युग था ये इस समय पर। तो सबसे पीक टाइम जो है इस समय आपका हुआ कुल मिलाकर के, यानी कि यहां पर जो चीजें हैं बेहतरीन तरीके से इस समय आपकी आयोजित की गई। यानी कुल मिलाकर के चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल और संगम वंश, विजयनगर के साम्राज्य के शासकों ने इसका पूरा का पूरा निर्माण करवाया और विशाल प्रांगण के रूप में कृष्णदेव राय ने इसको निर्मित कर दिया कुल मिलाकर के। तो यह है इसका कंसेप्ट। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। यहां पर कृष्णदेव राय ने जो काम किए थे वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कृष्णदेव राय ने, देखिए, एक तो रंग मंडप है, इसका निर्माण तो किया ही किया, 100 स्तंभों वाला, ये तो यहां पर था ही विशेष। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने यहां पर 1510 ईस्वी में अपनी प्लस अपनी 2 पत्नियां हैं, और दोनों पत्नियों के नाम आपको पता होना चाहिए, त्रिबुलंबा और आप क्या नाम है, चित्रा देवी। तिरुबलंबा और चित्रा देवी। बोले कि ये क्या है, इन सभी की आपकी आदम कद, यानी कि बड़ी आदम कद तांबे की ताम्र मूर्तियां इन्होंने यहां पर बनवाई थी, ठीक है ना, ताम्र मूर्तियां। कहीं कहीं पर यह लिखा रहता है कि ये कांस्य मूर्तियां हैं, कांस्य मूर्तियां हैं, कहीं कहीं यह भी लिखा रहता है। और यह समझ लेना, यह पहली बार है, पहली बार कि राजा ने जीवित रहते हुए अपनी मूर्तियां बनवाई, अपनी मूर्तियां मंदिर में स्थापित की। तो यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्यों भाई, है कि नहीं? तो ये मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट आप लोगों को बता दिए और इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ की स्थापत्य शैली, देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ की जो स्थापत्य शैली है वो द्रविड़ शैली है। ये दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है जिसमें विशाल प्रवेश द्वार है, सॉरी ये आपका प्रवेश द्वार है, गोपुरम है, ठीक है ना, ये आपका विमान है, शिखर है, और आपके मंडप है जिसके नक्काशीदार स्तंभ मंडप है, बाहर 4 दीवारी है, मंदिर की विशाल 4 दीवारी। ये इनकी चारों विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सब यहां पर मौजूद हैं, जो चोलों के समय थी वो यहां पर सब के सब मौजूद हैं। और ये जो है यही है। अब इसका व्यू देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देता हूं, ये देखिएगा, ये है इसका एक्चुअल व्यू। ये मंदिर का शिखर, ये रहा विमान जिसे कहते हैं, मुख्य गर्भगृह के ऊपर पंचरथ शैली का है ये, ध्यान रखना, पंचरथ शैली 5 प्रक्षेप के माध्यम से बना हुआ। ये है आपका विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम, जो 160 फीट ऊंचा 9 मंजिला प्रवेश द्वार है, देवराज सेकंड के समय में बनाया गया। और ये इसकी प्राचीर है, लगभग 500 मीटर लंबी 4 दीवारी है जिसमें अनेक परिक्रमा पथ और उसके कहा जाए कि उप मंदिर स्थित हैं। और यह है रंग मंडप, जो 100 अलंकृत स्तंभों वाला हॉल है जहां देवी देवताओं की पौराणिक प्राणियों की नक्काशी की गई है, मूर्तियां बनाई गई हैं। अब मैं इसकी सभी विशेषताओं को एक एक करके आप लोगों को और डिस्कस करूंगा कि यहां पर और क्या क्या है, कैसे कैसे है। अब यहां पर जो आपको देखने की समझने की जरूरत है, ये देखिएगा, ये आपका पूर्वी प्रवेश द्वार जिसका निर्माण किया 15वीं सदी में देवराय ने, और इसी के बाहर एएसआई ने इसकी अखंडता बनाए रखने के लिए इसके एनक्रोचमेंट को दूर करने की कोशिश की थी, जो मैंने आपको बता दिया, यही है वो।
सबसे बड़ी चीज अब हम बात करते हैं इसके विज्ञान को लेकर के, इसकी विशेषताओं को लेकर के, कि धार्मिक भवन है या ब्रह्मांड का एक केंद्र है या उसका एक मॉडल है। यस, ये देखेंगे तो ये है आपका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। भारत में यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि माइक्रोकॉस्म यूनिवर्स थे, यानी कि ब्रह्मांड के एक लघु मॉडल के तौर पर। यहां पर हम बात करेंगे, यह विज्ञान का केंद्र भी है, ध्यान रखना, इट इज द साइंस सेंटर, विज्ञान का केंद्र। इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया आप लोगों को साइंस का यूटिलाइजेशन किसी मंदिर में नहीं मिलेगा जो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत जरूरी भी है। ये देखिएगा, प्रकाश की जो गति है, प्रकाश का जो चलन है, प्रकाश की जो उत्पत्ति है, सारी चीजें हैं, उस प्रकाश का कैसे यहां के लोगों ने, उस समय के लोगों ने कैसे इसका उपयोग किया, यह आपको देखने की जरूरत है। ध्वनि, एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया गया यहां पर। खगोल विज्ञान का इस्तेमाल है, ज्यामितीय संरचनाओं का विशेष इस्तेमाल है, दिशा सूचक का, सारी चीजों का, दिशाओं का सही ज्ञान का एक संतुलन है यहां पर, और मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। यस, अब देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के दार्शनिक नियंत्रण की। प्रकाश की परिसर में सूर्य का प्रकाश जानबूझ करके हर जगह पर ऐसा नहीं बनाया गया कि सब जगह पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से आ सके, विशेषकर गर्भगृह में। यस, गर्भगृह में कुछ हिस्सा ऐसा होता था कि जहां पर अंधेरा हो प्रॉपर तरीके से, और बाहर का उज्जवल प्रकाश ज्ञान का प्रतीक माना जाता था, और गर्भगृह का गहन अंधकार अज्ञानता का। यह वास्तुकला अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का एक दार्शनिक यात्रा को संकेत करती है। यह उनका दर्शन था कि बाहर का जो प्रकाश है वो सूर्य से जो आ रहा है वो ज्ञान है, ज्ञान को लेना है, और अंदर जो चीजें हैं वहां बैठ करके आपको समझना है कि अज्ञानता को हटाना है, यानी कि एक दर्शन। पहली बात। दूसरी बात इसी में जो ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसके अंतर्गत जो चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ज्ञान के अंतर्गत, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कैमरा ऑब्स्क्यूरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसकी बहुत बेहतरीन विशेषता, ये विशेषता किसी और मंदिर में नहीं है। बोले कि ये क्या है? एक्चुअली में मंदिर के अंधकार युक्त कक्ष में विशाल गोपुरम की उल्टी छवि दिखाई देती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब यहां से गुजरता है इसकी आपके प्रवेश द्वार से होकर के पूरा का पूरा, तो कंडीशन ये होती है कि यहां पर एक छोटा सा छेद है, और उस छेद के माध्यम से गर्भगृह के अंदर आपकी पूरे के पूरे गोपुरम की उल्टी छवि यहां पर दिखाई देती है। और ये प्रकाश सीधी रेखा में चलने के सिद्धांत का अद्भुत प्रमाण है। यस, एब्सोल्युटली। और यह प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का प्रतीक है। विजयनगर के शिल्पकारों को प्रकाश की इस चीज की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन वो विज्ञान सदियों से पहले वो जानते थे कि कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। लीनियर मोशन का कंसेप्ट, पिनहोल इफेक्ट कहा जाता है इसको, पिनहोल इफेक्ट कहते हैं। अब सोचिएगा कैसे बनता होगा, रेक्टिलिनियर इफेक्ट कहा जाता है इसको, लाइट थ्योरी, रेक्टिलिनियर लाइट थ्योरी। अब इसको और अच्छे तरीके से देखना है तो मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये देखिएगा, यहां से छिद्र है, पूरा का पूरा प्रकाश की किरणें हैं, पूर्वी गोपुरम है, छिद्र है, और वहां से तरंगें किस तरीके से जाती हैं, और गर्भगृह के अंदर अंधेरे कक्ष में इसकी उल्टी छवि पूरी की पूरी बनती है। यस, यही तो विज्ञान है। यानी देखिए प्रकाश सिद्धांत का, रेक्टिलिनियर लाइट थ्योरी का प्राचीन और सटीक अनुप्रयोग यहां पर किया गया। प्रभाव पूर्वी गोपुरम के मध्य स्थित छोटे से छिद्र से होकर के प्रकाश अपवर्तित होकर के गर्भगृह के अंधेरे कक्ष में दीवार पर उल्टा चिन्ह बनाता है, और ये 160 फीट ऊंचे गोपुरम की एक स्पष्ट उल्टी छवि बनती है, बिल्कुल आधुनिक पिनहोल कैमरे की तरह। 7 से लेकर 15वीं शताब्दी में भारतीय वास्तुकारों की एक बेहतरीन विज्ञान का अद्भुत नमूना है ये, सोच नहीं सकते। यस, ये प्रकाश का कंसेप्ट। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। अब इसके अलावा और भी चीजों को देखेंगे तो आप देखिएगा खगोलीय सिद्धांत, खगोल तक सिद्धांत को लेकर के
पूरा का पूरा एक जो मंदिर है एक ऑब्जर्वेटरी की तरह है। एक तो पहली बात है कि पूर्वमुखी है, ऑब्जर्वेटरी है। यह संरचना केवल मंदिर नहीं है बल्कि एक वेधशाला भी है। इसका पूर्वमुखी यानी कि ईस्ट फेसिंग निर्माण किया गया और सटीक दिशा निर्धारण सूर्योदय, सूर्यास्त, महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं के साथ पूरी तरह संरेखित है। कैसे? देखिए, ये गर्भगृह है, सारी चीजें हैं। खगोल सिद्धांत के अनुसार देखिएगा तो देखिएगा ये आपका सीधा जाता है विषुव इक्विनॉक्स की तरफ, ठीक है ना। इधर आप जाएंगे तो ये है ग्रीष्म आयनान, समर सोलिस्टिक कहते हैं। और इस एंगल पर देखेंगे तो बिल्कुल उसी एंगल पर वहीं पर। और इधर है आपका शीत आयनान, विंटर सोलिस्टिक का कंसेप्ट। यानी कि ये इस दिशा में पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका चलता है, सूर्य की गतियों का अनुसार पूरी की पूरी व्यवस्था चलती है और उसी तरीके से इसको बनाया गया। यस, उसी तरीके से। और इसके अलावा इसमें एक चीज और ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो है वो है आपका ये नंदी की स्थिति। ये पहली बात तो यह कि नंदी बिल्कुल ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई गई मूर्ति है। शिव का नंद वाहन है, नंदी है। जैसे आपके तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में है वैसे ही यहां पर भी है। काले ग्रेनाइट से विशाल नंदी चंडी मंडप में स्थित है। और ये पूरी की पूरी तरीके से देखा जाए तो आपके गर्भगृह की बिल्कुल सीधी दिशा में चंडी मंडप है, उसी दिशा के सामने है। यानी कि यह संपूर्ण प्रसव के मंडपों के साथ एक सीधी रेखा में बनाया गया है। और एक खास बात यह है कि इसकी जो नंदी के देखने की जो दिशा है, नंदी जिस दिशा में बैठे हुए हैं, जिस तरफ सटीक दिशा, नंदी की जो दृष्टि है सटीक रूप से ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। यह प्राचीन खगोल विज्ञान का साक्ष्य है। ध्रुव तारा कहां निकलता है, ये इसके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जिस जगह बैठे हुए वहीं पर सामने ही ध्रुव तारा है। यानी पूरा मंदिर एक वैज्ञानिक केंद्र के तौर पर है। ये देखेंगे तो ये रहा, ये ध्रुव तारा और नंदी की स्टेज, ये रहा। और कौन सा? चंडी मंडप में स्थित है ये ध्रुव तारा, बिल्कुल सीधी रेखा में। खगोलीय ज्ञान का साक्ष्य है जो उस समय के लोग जानते थे। अब इसके बाद में एक चीज और भी बात करना चाह रहा हूं, वो है आपका 1100 स्तंभों वाला रंग मंडप। ये रहा, जो कि आपके किसने बनवाया था? अपने विवाह के उपलक्ष्य में आपके कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण किया था। इसकी सूक्ष्म मूर्तिकारी, प्रत्येक स्तंभ पर देवी देवताओं और पौराणिक प्राणियों की अद्वितीय नक्काशी की गई है। ये आपके सिंह स्तंभ के जैसे हैं, आपके बने हुए हैं एक तरीके से, और उन पर यह बना हुआ पूरा का पूरा कंसेप्ट। और इनकी विशेषता यह ध्यान रखना, विठल स्वामी का जो मंदिर है उसमें जो स्तंभ बने हुए हैं वो ध्वनि स्तंभ हैं, गलती मत कर देना। विठल स्वामी के मंदिर में अगर उन स्तंभों पर पत्थर से आवाज करोगे तो वो सारे गामा पा धा नी सा की आवाज निकालते हैं, ध्वनि स्तंभ के तौर पर है। लेकिन ये ध्वनि स्तंभ के तौर पर नहीं है। खास बात यह है कि यहां पर ध्वनि की विशेषता है इकोस्टिक कहते हैं, एकॉस्टिक। मंडप की छत और स्तंभों की संरचना वैदिक मंत्रोच्चार के लिए एक इको की आवाज उत्पन्न करती है, बेहतरीन गूंज के साथ में। यानी कि उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहां बैठ करके आप किसी मंत्रोच्चार करेंगे तो वो आवाज वहां पर बैठ करके गूंजेगी और रिफ्लेक्ट होगी हमको, और बहुत बेहतरीन सुर में हमको सुनाई देगी। ये एक कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये देखेंगे तो ये इस तरीके से इसको बनाया गया। ये स्तंभ है और स्तंभों से आवाज टकरा करके ऊपर की छत से टकरा करके आवाज का एक इको बनता है बेहतरीन तरीके से। प्राचीन इकोस्टिक इंजीनियरिंग, मंडपों का विकास ऐसा किया गया कि मंत्रोच्चार की ध्वनि विशेष ढंग से स्पष्ट रूप से गूंजती है। यह सिद्ध करता है कि मंदिर के वास्तुकार ध्वनि के व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। यस माय डियर, यह है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, जिसको मैं आपको यहां पर दिखाना चाह रहा था। ये स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा, ये एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको देखेंगे। अब इसके अलावा साइंस का एक कंसेप्ट और भी था जो मैं आपको बता रहा था। पूरा का पूरा जो मंदिर है बिल्कुल सममिति और अनुपात में एक्सियल प्लानिंग के साथ बनाया गया, सिमेट्री के साथ बनाया गया, प्रॉपर रेशियो के साथ बनाया गया है। पूरा का पूरा एक एक एंगल बिल्कुल वर्गाकार स्ट्रक्चर है। जहां देखेंगे तो बिल्कुल लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सटीक है हर चीज की, ये रही उतनी ही है,
ना कम ना ज्यादा, सेंटीमीटर का भी अंतर नहीं है प्रॉपर तरीके से अगर आप नापोगे तो, बिल्कुल सटीक। यानी कि इस ज्यामिति में एक छोटी सी चूक पूरी संरचना को असंतुलित कर सकती थी, क्योंकि यह पूरे विज्ञान के साथ बनाई गई थी। पूरा स्ट्रक्चर, ये गर्भगृह, यहां से प्रवेश द्वार, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक वैज्ञानिक तौर पर आपका बनाया गया है। ये रहा, ये आपके प्रवेश द्वार हैं 3, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, ये समझ लेना। पश्चिम में तो ये मंदिर है, पूर्वमुखी ये है मंदिर है, ठीक है ना, तो इसलिए पूर्वी प्रवेश द्वार है, 2 छोटे छोटे प्रवेश द्वार आपके यहाँ है। पूरा का पूरा मंदिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ, साइंस का, ज्योमेट्री का बेहतरीन उपयोग इसमें, ध्यान रखना। और इतना ही नहीं है, इसमें जो वास्तुमंडल बनाया गया है इसको कहते हैं ज्यामिति और वास्तु पुरुष मंडल। ये रहा आपका, ये मंदिर की मूल रेखा वास्तु पुरुष मंडल पर आधारित है। इसमें त्रिभुजीय, ये देख रहे हैं त्रिभुजीय इस आकृतियां बनी हुई हैं, ये इस तरीके से, ये जो आकृतियां बनी गई हैं ऊपर तक, ऊंचाई तक जा रहा है, पूरा का पूरा ऊपर पिरामिड, ये पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके का है, पूरा का पूरा त्रिभुजीय और आकृति आयताकार ज्यामितिक पैटर्न का सटीक बारंबार दोहराव है। हर लेयर पर उसी तरीके से बनाया गया है, हर लेयर पर उसी तरीके से, ये समझ लेना। यह एक जटिल संरचना आधुनिक फ्रैक्टल, जो सब फ्रैक्टल ज्योमेट्री कहते हैं, उसके सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती है। साइंटिफिक तरीका, एब्सोल्यूट साइंटिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। अब बताइए, क्या यह मंदिर वास्तव में मंदिर है या विज्ञान का केंद्र है? आप खुद जवाब दीजिएगा। यस माय डियर, यह है। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, यह जो मंदिर है धर्म, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का भी केंद्र है। यस, देखेंगे पूर्वी गोपुरम के दोनों साइड में सामने 1 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक स्तंभ युक्त सड़क है। उसके बाहर ये रहा, पूर्वी गोपुरम के सामने बाहर रोड पर 1 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक स्तंभ युक्त सड़क पूरी की पूरी। और यह किस लिए बनाई गई थी? मंदिर नगर अर्थव्यवस्था के लिए। यह मुख्य केंद्र था। यहां विश्व भर के व्यापारी रत्न, रेशम, मसाले, फूल बेचने के लिए आते थे। यहां पर व्यापारी आते थे दुनिया भर के, अपना माल खरीदने बेचने के लिए। यस, ये मार्केट का सिद्धांत था, अंदर मंदिर बाहर अर्थव्यवस्था, मार्केट का। ये देख लीजिएगा, ये रहा, ये मंदिर है, बाहर ये स्तंभ है। इस तरीके से यहां पर खरीद बिक्री हुआ करती थी, पूरा का पूरा कंसेप्ट था। ये रहा आपका। विजयनगर के राजा स्वयं को विरूपाक्ष का भक्त और प्रतिनिधि मानते थे। राज्याभिषेक से पूर्व राजा यही पूजा करते थे और राजनीति में सम्मिलित होते थे। हम्पी बाजार गोपुरम से पूर्व 1 किलोमीटर स्तंभित सड़क, जो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र थी। रत्न, मसाले, रेशम का व्यापार होता था। और अंदर जीवंत उत्सव आज भी फाल्गुन माह में, फरवरी के महीने, फरवरी मार्च में विरूपाक्ष रथ यात्रा और बैसाख में पंपा और विरूपाक्ष का विवाह उत्सव इसी भव्यता के साथ आज भी मनाया जाता है। ये रहा, कुल मिलाकर के बेहतरीन। कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइएगा, देखिएगा। भारतीय इतिहास और संस्कृति जो है ना, बहुत ही कहा जाए कि बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। ये देखेंगे। और ये रहा आपका संरक्षण की आधुनिक चुनौती, जहां पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। यही था, जीवित मंदिर होने के कारण धार्मिक प्रबंधन पुरातत्व नियमों में कभी कभी टकराव होता है, क्योंकि लोग बहुत आते हैं, ठीक है ना। और गोपुरम के भीतर मंडप के को अवैध रूप में कार्यालय में बदल दिया गया, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी मूल संरचना को बचाने के लिए इस अवैध निर्माण को हटाना पड़ा। यही समस्या थी। इस जगह को उन्होंने ऑफिस बना लिया था, बोले इसको हटाओ। ये सारी चीजें थी। और 1986 में हम्पी के स्मारक समूह के अंतर्गत इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। विरूपाक्ष मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक नग्नता का प्रतीक है, जो 1400 वर्षों से आज भी अटूट और जीवंत है। और ध्यान रखना, 1565 में जो आपका बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ था, राक्षसी तगड़ी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जो आपके बहमनी साम्राज्य के 4 राज्यों ने मिलकर अटैक किया था, उसमें केवल यही एक मंदिर वैसे अच्छे तौर पर बच गया। यानी कि ये अपने पूजा पाठ और तमाम सारी चीजों की वजह से ये किसी तरीके से बच गया। उन्होंने इसको उतना डैमेज नहीं कर पाए, अपनी संरचना की वजह से भी। यानी कि इसको डैमेज करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादा डैमेज वो कर नहीं पाए इसके स्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि लोग बहुत आते जाते थे, पूजा पाठ होते, तभी इसलिए आज तक बचा हुआ है, ये इतिहासकार मानते हैं। कुल मिलाकर के अब बात करते हैं, कुछ अंश सुने ऐसे पहलू जो आपको बिल्कुल हिला करके रख देंगे, बिल्कुल आपको अलग कर देंगे, जो आपको यहां पर बिल्कुल समझना चाहिए। अनसुने पहलू। यस, पहली बात तो यह कि इसका संबंध रामायण से है।
श्री राम सीता की खोज के दौरान इसी जगह पर उन्होंने विश्राम किया था और यहीं पर उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई थी। हम्पी की पूरी बस्ती का प्राचीन नाम पंपा क्षेत्र हुआ करता था। पंपा का ही आपका अपभ्रंश है हम्पी, ये ध्यान रखना। तीसरी चीज, तेपोत्सव। यहां पर मंदिर के पुष्कर कारणी तालाब में नौका उत्सव का आयोजन होता था, जहां देवताओं की प्रतिमाएं नाव पर सजाई जाती थी और कंपटीशन किया जाता था। क्या क्या है देखिएगा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है गंधर्व। मंदिर में देव गंधर्वों की ऐसी मूर्तियां हैं जो सामान्य पर्यटकों की दृष्टि से अछूती रह जाती हैं। वो बहुत देखने की कोशिश करते नहीं दिखती हैं, कुछ छुपी हुई मूर्तियां हैं। यस, पहली बात। दूसरा, तेपोत्सव नौका उत्सव इस परिसर में तालाब में देवी देवताओं को बिठा करके आयोजित किया जाता है। ये रहा पुष्कर सारणी तालाब में। तीसरा है गुप्त प्रवेश द्वार। पूर्वी गोपुरम में एक लघु प्रवेश द्वार और भी है, साइड में छोटा सा, जिसका उपयोग केवल पुजारी अपने विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए करते हैं, बाकी किसी को वहां से कोई परमिशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज एक और भी है कि यहां पर जो स्तंभ बनाए गए थे, जो आपके कृष्णदेव राय ने बनाए थे, वहां पर स्तंभों पर उकेरी हुई यक्षिणियों की मूर्तियां पूर्णिमा की रात को बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे जीवंत कोई स्त्री खड़ी हुई है। बिल्कुल जीवंत स्त्री की तरह लगती है। जब पूर्णिमा की पूरी चांदनी रात में जब इनको देखो, चांदनी की रोशनी जो पड़ती है इन पर, सफेद रोशनी, बिल्कुल नीले नीले, ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री खड़ी हो वहां पर। बिल्कुल वही है। जीवित राजा की मूर्ति। कृष्णदेव राय ने अपने जीवन काल में अपनी और अपनी पत्नियों की जीवित परंपरा यानी कि मूर्तियों की स्थापना की। यह ऐसा पहला और दक्षिण भारत में पहला दुर्लभ उदाहरण है। और नाम का रहस्य, यह पंपा क्षेत्र हम्पी, जिसे हम क्या कहते हैं अपभ्रंश भाषा में हम्पी कहते हैं, पंपा क्षेत्र। तो बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आकर के कि क्या इसी तरह की और अच्छी चीजें, जानकारी वाली चीजें आप लोगों को बताई जाए कि ना बताई जाए। धन्यवाद, थैंक यू। Study IQ IAS, making India smarter and better.